नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको लास्ट 2 महीनों में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किस प्रकार से अपनी तैयारी को एक पॉलिशिंग देनी है। और ये 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि इस वक्त देश में जो हालात चल रहे हैं, कोविड के केसेस बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूं। और आप में से कई लोगों को ये डर भी लग रहा होगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, डिले होगा, पोस्टपोन होगा। तो देखो, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी ऐसे समय में, ऐसे माहौल में कंटिन्यू रखनी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो लोग 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी का एक स्पेशल 4-in-1 ऑफर चल रहा है इस वक्त सब्सक्रिप्शन पर, जिसके बारे में मैं आपको लेक्चर के अंत में बताऊंगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो आज जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेट है 28 अप्रैल। यूपीएससी ने प्रीलिम्स की डेट बता रखी है रविवार 27 जून को। तो एग्जैक्टली 60 डेज हैं आज से, अगर आप काउंट करें 60 दिन में प्रीलिम्स है। ये 60 दिन आपके लिए एक लंबी मैराथन रेस के कुछ आखिरी लैप हैं। हो सकता है कि ये मैराथन रेस आप कई महीनों से दौड़ रहे हैं, हो सकता है कई सालों से दौड़ रहे हो। तो ये 60 डेज बहुत ही क्रूशियल है और अभी देश का माहौल कुछ ऐसा है, आसपास आप बहुत ही गमगीन माहौल देख रहे होंगे। तो इट इज पॉसिबल कि आप थोड़ा सा विचलित हो गए हो, थोड़ा सा आप पथ से भ्रष्ट हो गए हो। तो पाथफाइंडर पर हमारा यही काम है कि आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देते हुए हम फिर से ट्रैक पर ले आए। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोग ट्रैक पर होंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो डी डे आपका है 27 जून को। डी डे का मतलब क्या है? डी डे इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 6 जून 1944 जब एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस के बीचेस पर, नॉर्मैंडी के बीचेस पर लैंडिंग करी थी, अपने सैनिकों को उतारा था और यूरोप को नाजी जर्मनी के चंगुल से छुड़ाने की आखिरी लड़ाई शुरू होती है। 1 साल के अंदर अंदर एलाइज ये युद्ध जीत गए थे। 1945 में नाजी जर्मनी की हार होती है। तो देखिए आप, एक 6 साल लंबा युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ, उसमें एलाइज का पलड़ा भारी होना शुरू होता है 1944 के आसपास। 5 साल तक तो ये सारे देश बैकफुट पर थे। फ्रांस, यूके, यूएसए, ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे। 42 में तो ऐसी स्थिति थी, 41-42 में। तो आप उससे इंस्पिरेशन लीजिए और इस डी डे की तैयारी करिए। डी डे आपका भी वो साल है या वो डेट है जिस दिन आप अपनी नॉर्मंडी लैंडिंग्स करेंगे, बीच पर उतरेंगे, सामने से क्वेश्चंस की बौछार आ रही होगी और आपको इन क्वेश्चंस को सही हल करते करते जाना है, अपने मेंस को पार लगाना है और अगले साल इंटरव्यू को भी क्रैक करना है। अब अगर आप लोग कभी थोड़ा विचलित हो जाएं, आपको मन करे कि पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, तो सबसे पहला काम ये किया करो, उठ के सिलेबस देख लो। सिलेबस देखने से 2 काम होते हैं। एक तो आपको डर लगेगा कि इतना सिलेबस है, मेरा क्या बाकी है, मेरा क्या बाकी नहीं है, ये सब याद आ जाएगा। दूसरा ये कि जो आपका कवर हो चुका है उसको देखकर आपको संतुष्टि की भावना आएगी कि मेरा ये सब्जेक्ट कवर हो चुका है। हर रोज सुबह उठ के एक बार, जैसे आप अपने इष्ट देव को या भगवान को या जिसको भी याद करते होंगे, उसी तरह सिलेबस को भी एक बार देख लिया करो। सिलेबस को अपना भगवान बना लो कुछ महीनों के लिए, दोनों प्रीलिम्स और मेंस का। तो अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स का सिलेबस देख लो। आपके ये पिलर्स कवर हो जाने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो मेन पिलर्स हैं सिलेबस के, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और जनरल साइंस, और उसके अलावा करंट अफेयर्स। इनमें से जितने पिलर आपके कंप्लीट होते रहेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। मान लो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रिवाइज हो चुकी है, तो आपका 50% सिलेबस क्लियर हो चुका है। आपको बस बाकी के 50% को देखना है। तो इस प्रकार से सिलेबस को देखकर डेली मोटिवेट भी होंगे और अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करी है तो डर भी लगेगा, और वो डर जरूरी है। देखो, थोड़ा सा डर हमेशा जरूरी होता है। अ लिटिल बिट ऑफ फियर इज नेसेसरी टू कीप यू गोइंग। फिर आ जाओ सीसैट पर। तो जिन नादान परिंदों ने अभी तक सीसैट को हाथ भी नहीं लगाया है, उनके लिए ये हाई टाइम है, परफेक्ट समय है कि अब सीसैट को एक बार सीरियसली लेना शुरू कर दो। जिन्होंने उसकी तैयारी करी है, अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, वेरी गुड, आप लोग सही ट्रैक पर हैं। अगर आप 50% से ज्यादा स्कोर कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। 50 से कम स्कोर कर रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत करो, कोशिश करो कि 60 के आसपास टारगेट रखो अपना, तब जाके एग्जाम में 50-60% लाओगे। एक बात याद रखना, ये पेपर क्वालिफाइंग तो है, 33% आपको इसमें लाने हैं, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि 33% बहुत कम होता है। याद रखो, अगर पेपर टफ भी आया तो भी ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 33% ही रहेगा, और पेपर इजी आया तो भी 33% रहेगा। तो मान लो कि पेपर इतना टफ आता है कि मॉक टेस्ट में आप 80% ला रहे हो, लेकिन आप उस दिन 50% ला पाते हो, तो आप समझ रहे हो कैसे एक पेपर का लेवल आपके इस क्वालिफाइंग के आपको नजदीक ले आएगा, नीचे ला सकता है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर बहुत टफ पेपर आता है, जो कि पिछले कुछ सालों में आया भी है, इस पेपर का लेवल इजी नहीं हुआ है, जहां तक मेरा एनालिसिस है वो यही कहता है कि पेपर का एक कांस्टेंट टफ लेवल मेंटेन किया गया है, तो इतना भी आसान नहीं है कि 33% मार्क्स लेकर आए जा सके, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मैथ्स, रीजनिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी भी समय है, अपने सीसैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए, जहां पर दिक्कत आ रही है उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारी मैनुअल्स हैं, किताबें हैं, मार्केट में अवेलेबल है, उनको खरीद कर पेपर सॉल्व कीजिए। या फिर अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो टेस्ट सीरीज को भी आप कर सकते हैं।
अब एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों की अच्छी तैयारी कर रखी है, आपके बेसिक्स एकदम बढ़िया से कवर्ड है। तो अब आपको लास्ट के 2 महीनों में क्या करना है? सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट जितने हो सके दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन अब लास्ट के 1 महीने में कोशिश करो कि फुल लेंथ टेस्ट एफएलटीज दो जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है। तो अभी तक मॉक्स दिए हैं अगर आपने सेक्शनल, तो दैट इज गुड एंड वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 1 महीने में फुल लेंथ टेस्ट देना कोशिश करो, 15 फुल लेंथ टेस्ट हो। एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे एक पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। तो 15 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको सॉल्व करने हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन कर रखा है दुनिया में, इट डजंट मैटर, अगर आपने 15 फुल लेंथ टेस्ट कर लिए हैं देन यू आर वेल सेट। 15 मॉक टेस्ट और पिछले 20 साल के पेपर, ये कर लो, 20 नहीं तो 10 तो कर लो कम से कम। तो 25 फुल लेंथ पेपर आपके सॉल्व होने जरूरी है। अगर आपने सीसैट को अभी तक ढंग से टाइम नहीं दिया है तो 7 दिन पूरे सीसैट को दो। 7 दिन का मतलब ये नहीं है कि 7 डेज तक आप और कुछ भी ना पढ़ो, जीएस को छोड़ दो, नहीं। 7 दिन से मेरा मतलब है कि 7 दिन के बराबर टाइम, यानी एक दिन में मैं मान के चल रहा हूं कि आप औसत 8 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको 7 into 8 यानी कि 56 घंटे इसको देने हैं। 56 घंटे से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप डेली यहां पर 4 घंटे भी दे देते हो तो ये कितने दिन हो गए? मान लो आप डेली 4 घंटे दे रहे हो, दो पेपर सॉल्व कर रहे हो डेली सीसैट के, तो ये कितने हो गए दिन? यहां पर 56 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 14। तो 14 दिन भी दे सकते हो, लेकिन कुछ समय आपको देना है। 7 दिन के बराबर आपको अपना टाइम देना है, ये बात याद रखिएगा। फिर एक टाइम टेबल बनाओ। अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो इट इज हाई टाइम कि आप 1 मई से अपना टाइम टेबल बना दो स्टैटिक पोर्शंस को रिवाइज करने के लिए। टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अपने वक्त को डिवाइड करके चलो, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर समय नहीं देना है, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसको ज्यादा समय दो, लेकिन सब कुछ रिवाइज होना जरूरी है। अगर आप अभी तक मेंस की तैयारी कर रहे थे तो अच्छी बात है, करते रहना चाहिए था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए। जो जीएस के सब्जेक्ट्स कॉमन है उनकी तैयारी करो, लेकिन अब एथिक्स पढ़ने मत बैठना। एथिक्स हो गया, या फिर ऑप्शनल के लिए अगर आप अभी क्लासेस कर रहे हो, अपना दिन का मान लो 4 घंटा 3 घंटा आप ऑप्शनल को दे रहे हो, तो वो अब मत करो। अगर आपका ऑप्शनल बाकी है, सिलेबस या कोर्स बाकी है, तो थोड़ा उसको ट्रिम करिए। आधा घंटा मतलब 1 घंटे तक दीजिए, 1 घंटे से ज्यादा मत दीजिए। पर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं मेंस में, जैसे एसे राइटिंग, एथिक्स, इन पर अब अपना आधा दिन या 3 घंटे मत दीजिए। मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अगर अभी तक करते आ रहे हो तो अब रोक देने का वक्त आ गया है। 1 मई से आपको क्या करना है? सिर्फ प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है। याद रखना, कट ऑफ जाती है प्रीलिम्स की अराउंड 100। पिछले 3 साल की जो कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है वो ये कट ऑफ रही है। आप मान के चलो कि 100 से 105 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। 98 मत देखो आप, 100 से 105 मानकर चलो। ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बता रहा हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं। आप अपना टारगेट लेकर चलो, सभी मॉक्स में आपको कम से कम 110 नंबर लेकर आने मिनिमम। आप ये मत सोचो कि मैं 98 ले आया तो मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, है ना। वैसे देखो, सारे मॉक टेस्ट थोड़े से टफ बनाए जाते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो ऐसे डिसहार्टन भी मत हो जाना कि मेरे तो 70-80 नंबर आ रहे हैं। बेहतर करो उसको, 80 से आप 90 पे आइए, 90 से 100 पे आइए, 100 से 120 भी ला सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मॉक टेस्ट काफी इजी बनाए गए हो तो उनमें आप 130 140 भी स्कोर कर रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। आपका जो बेस्ट आपको पता चलेगा कि तैयारी कितनी है, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके पता चलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में मान लीजिए 110-20 ला रहे हैं तो अच्छी बात है। आई थिंक 110 और 120 इज अ वेरी गुड स्कोर टू अचीव। और अगर आपको डर लगता है कि मैं अभी भी 80-90 लेकर आ रहा हूं मॉक्स में और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो चिंता मत करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोशिश करते रहो, आपका काम है मॉक टेस्ट सॉल्व करना, पढ़ते रहना। एग्जाम के दिन जो होगा वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से मेहनत में कहीं पर भी कमी नहीं करनी है। फिर आ जाओ डेली टारगेट पर। तो मैंने आपको एक टाइम टेबल का तो आइडिया बताया, एक थोड़ा सा उसके बारे में आगे और चर्चा करूंगा मैं। तो टाइम टेबल के साथ ही, मतलब वीकली या डेली टाइम टेबल के साथ डेली टारगेट भी सेट करो कि मुझे आज इस स्टैटिक सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है। मान लो कि आज आप पॉलिटी लेकर बैठे हो, तो तय करो कि मुझे एक दिन के अंदर अंदर फंडामेंटल राइट्स सारी रिवाइज करनी है, फंडामेंटल राइट्स पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज भी लगाने हैं। तो ये आपका स्पेसिफिक डे वाइज टारगेट होना चाहिए। और संडे को करो रिविजन। तो मान लो आपने पॉलिटी अच्छे से पहले पढ़ी हुई है, तो अभी आपका चल रहा है 2nd रिविजन या 3rd भी हो सकता है। पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसको संडे को फिर से रिवाइज कर लो, तो वो आपका 3rd या 4th रिवीजन हो जाएगा। 4 रिवीजन अगर आपने कर लिया किसी भी सब्जेक्ट का, फिर आपको इस एग्जाम में सक्सेस हासिल करने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पर्सनल वादा है आपसे। और रिवीजन प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर इतना कुछ याद रखने के लिए है कि आपको उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो समेटने का एक ही तरीका है, रिवीजन। रिवीजन जितना करोगे उतनी चीजें दिमाग में स्टिक करेगी। क्योंकि देखो, मेंस में क्या होता है, आपको आंसर लिखना होता है, तो आप सृजन कर रहे हैं। वहां पर आपको नॉलेज को रिकॉल नहीं करना है, वहां पर उसका स्मरण नहीं करना है, सृजन करना है। आपको अपने हाथ से लिखना है। तो लिख के तो कुछ भी आ सकते हो, मतलब हर कुछ लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, प्रॉपर पॉइंट्स लिखने जरूरी हैं, बट स्टिल यू हैव स्कोप टू राइट समथिंग ऑन योर ओन।
आपकी जो भी दुनिया में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने बचपन से लेकर अभी तक जितनी नॉलेज गेन करी है, वो सब आप मेंस में उतार सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में जो पूछा गया है वो आता है तो आता है, नहीं आता तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो स्मरण करने की जो शक्ति है वो तभी सुदृढ़ होती है जब आप बार बार उसको रिवाइज करते रहते हैं। अब प्रीलिम्स में देखो दो तरह के सवाल आते हैं, एक स्टैटिक जीएस और एक करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है ना, उस पर फोकस रखो, अभी उसको अच्छे से रिवाइज किया जाए, क्योंकि स्टैटिक आपको बेसिक मार्क्स गारंटी कर देगा। स्टैटिक कभी चेंज नहीं होता है। पॉलिटी, संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कभी चेंज नहीं होते, ये सब सेम रहने वाले हैं। तो इनके ऊपर अपना फोकस अच्छे से रखो, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, दिस इज कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट है उसको बार बार पढ़ोगे, अच्छे से याद रहेगी, तो आधा सवाल तो उसी से सॉल्व होगा। आपके 50% क्वेश्चन वहां से सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। करंट अफेयर्स का वेटेज कितना रहेगा ये अभी हम नहीं कह सकते, हर साल वो चेंज होता रहता है। लेकिन करंट अफेयर्स में एक चीज देखी जा रही है कि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है करंट अफेयर्स, तो अब उसकी तैयारी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ के जाएंगे, लेकिन स्टैटिक जो है वो आपको गारंटी करेगा कि पढ़ा है तो क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा ही होगा। तो स्टैटिक जीएस के ऊपर आपको अच्छे से अपना फोकस रखना है। स्टैटिक में दो सब्जेक्ट्स अभी आप पाथफाइंडर से भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो फास्ट चला लो, स्पीड बढ़ा के वीडियोस देख लो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर कर रहा हूं, वी आर एट स्वदेशी मूवमेंट राइट नाउ। किंजल सर ने एनवायरमेंट इकोलॉजी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। इन सब्जेक्ट्स को आप पाथफाइंडर से रिवाइज कर सकते हो। ज्योग्राफी बस कुछ समय में शुरू हो जाएगा, वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि वो मैं बता देता हूं, वो बिगिनर्स के लिए होंगे लेक्चर्स, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको पूरा देखें। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जो पोर्शन आपको टफ लगता है, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। ये एक आसान तरीका है। मतलब जिस दिन किसी दिन मन नहीं कर रहा कि किताबें पढ़ें, तो आप अपना यूट्यूब पे वीडियो लगा लो और बैठ जाओ आराम से, लेटे लेटे ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। रिविजन उससे आपका हो जाएगा। इस प्रकार का जो रिविजन है वो आपको बोरियत से बचाएगा, और उससे क्या होता है कि आप पढ़ाई की चीजों पर ध्यान दोगे उस समय में। जो आपको लगता है कि मेरा टाइम, मुझे ब्रेक की जरूरत है, उस ब्रेक के समय में भी आप इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस का इस तरह से इस्तेमाल करो। अब स्टैटिक के लिए आपको प्लान कैसे रखना चाहिए, ये मेरे अनुसार एक प्लान है, हो सकता है आपके लिए अलग हो। मेरे अनुसार एक आइडियल प्लान ये होना चाहिए कि अभी आप 10 दिन डिवाइड कर दो, 10-10 दिन हिस्ट्री, पॉलिटी और एनवायरमेंट, इन सब्जेक्ट्स को आप 10-10 दिन दो। एनवायरमेंट को मैं थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, इनके सवाल काफी आ रहे हैं। और 5 दिन आप दे दो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को हो सकता है आप ज्यादा दिन भी दे दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 दिन देना है। हो सकता है आपको ज्योग्राफी में 10 दिन लग जाए, एनवायरमेंट आप 5 दिन में कर लो, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन मैं आपको अभी बता रहा हूं। साइंस एंड टेक को 3 से 4 दिन दे दो, तो इससे क्या होगा कि आपके यहां पर 30, 10 और यहां पर आपके हो गए लगभग 43 to 45 डेज मान लो, चलो 2 दिन आगे पीछे भी कर लिया तो भी 45 दिन आपके यहां चले गए। उसके बाद के जो 15 दिन है वो मैं आपके मान रहा हूं करंट अफेयर्स के रिवीजन के, और वो कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। तो देखो, करंट अफेयर्स का रिवीजन एक काफी कठिन चीज है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो अब आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए या तो एक अच्छी मैगजीन पढ़नी है, या फिर दूसरी चीज करनी है आपको, करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन वीडियोस देख लो। तो जैसे पाथफाइंडर चैनल पर अनिरुद्ध सर ने पूरा कंपाइलेशन कोर्स बनाया है 2021 के प्रीलिम्स के लिए। ऑलरेडी 19 लेक्चर्स इसमें आ चुके हैं, टोटल 33-34 लेक्चर्स आएंगे। तो इन लेक्चर्स के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये 19 लेक्चर्स को भी देखना शुरू करो आप। डेली एक लेक्चर भी करोगे तो आपका रिवीजन यहां पर हो जाएगा। 2 करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 30-40 मिनट्स के वीडियोस हैं, आप आसानी से 2 वीडियो को एक दिन में देख सकते हैं। तो इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं है कि आप यूट्यूब के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन करें। दैट इज ऑल्सो मेथड। दूसरा ये है कि आप अच्छी मैगजीन अगर आप पढ़ते आए हैं तो उसी को रिवाइज करें। न्यूज़पेपर के माध्यम से रिवीजन करने की कोशिश मत करना कि मैंने 1-1.5 साल के न्यूज़पेपर इकट्ठे कर रखे हैं, सबको बैठ के पढ़ूंगा, वो मत कीजिएगा। अगर आपने उसमें से इंपॉर्टेंट नोट्स अपने बनाए हैं तो अच्छी बात है। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, क्योंकि हम लोग आपको बना के दे देते हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैगजीन्स हैं, सब आपको कंपाइलेशन दे देते हैं, तो यू डोंट नीड टू डू दैट वर्क। स्टैटिक के नोट्स जरूर बनाया करो। करंट अफेयर्स में नोट्स अभी बनाने तो मत ही बैठना। कंपाइलेशन वीडियोस या फिर मैगजीन्स, इनके माध्यम से रिवाइज करो, या फिर अपने नोट्स बनाए तो उसके माध्यम से रिवाइज करो। अब मुझसे स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि कितने महीनों के करंट अफेयर्स हम प्रिपेयर करें प्रीलिम्स के लिए। मेरा सबको एक जवाब रहता है, मिनिमम 12 महीने के तो करने ही है, 1 साल के तो बेर मिनिमम है। और अच्छा प्लान ये होगा कि आप 18 महीने के करके जाओ, 18 से 24 महीने यानी 2 साल के करंट अफेयर। तो देखो, पेपर सेट जो है वो अप्रैल या मई में हो जाएगा। मान के चलो मई में पेपर सेट हो जाएगा तो अप्रैल तक के करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना रहती है। 1 महीने, लास्ट का 1 महीना तो नहीं आएगा, ये श्योर है। लेकिन अभी थोड़ा सा डाइसी इशू क्या है कि जून में एग्जाम तभी हो सकता है जब केसेस नीचे आ जाएं। अभी मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। मान लो प्रीलिम्स होता है 2 महीने बाद, तो अभी करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ मत देना। अप्रैल, मई, जून तक करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, जब तक एग्जाम की डेट एकदम कॉन्क्रीट नहीं हो जाती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही हैं, और हमने भी हमारे कंपाइलेशन कोर्स के अंदर पिछले साल के करंट अफेयर्स को शामिल किया है।
तो आप क्या करो कि एक दिन में एक महीने का करंट अफेयर्स करने की कोशिश करो, या फिर एक दिन में एक टॉपिक वाइज चल रहे हो, जैसे हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं कि पॉलिटी के 7 लेक्चर आ गए, गवर्नमेंट स्कीम्स के 6 या 7 लेक्चर आ गए, तो उस प्रकार से आप एक एक लेक्चर डेली देख सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो, मंथ वाइज मैगजीन के अनुसार या फिर जो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, उस अनुसार जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो 14 से 15 दिन मैं दे रहा हूं करंट अफेयर्स के, तो ये आपका 45+15 का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लान हो गया। और इसी साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट इसके पैरेलल चलते रहेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट और जो सीसैट का टाइम पीरियड बताया था, दैट शुड बी पैरेलल। योजना कुरुक्षेत्र अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी कभी भी तो अब एकदम लास्ट में आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि पूरा दिन खराब करो। एक योजना पढ़ो एक दिन में, लेकिन मैक्सिमम उसमें 1.5 घंटा लगना चाहिए। 1.5 घंटे से ज्यादा मत देना टाइम। और जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 की योजना पढ़ लीजिए। कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। अगर पहले से करते आ रहे हो तैयारी तो अच्छी बात है, इनको रिवाइज कर लो योजना कुरुक्षेत्र को। तो आप रिवीजन के लिए भी एक दिन में एक का ही रिवीजन करो, इससे ज्यादा का मत करो। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज हमारी चलती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की, विच इज फ्री। तो इस फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको केवल एक कोड यूज करना है, अनलॉक कोड महिपाल यूज करो और आप इन टेस्ट को डेली दे सकते हैं। अब पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में आखिरी के महीनों में हम फुल लेंथ टेस्ट लेकर आने वाले हैं। अभी तक हम सेक्शनल टेस्ट के अप्रोच से चल रहे थे, लेकिन अब कुछ ही दिनों में आप देखोगे फुल लेंथ टेस्ट आएगा, जिससे कि आप एग्जाम के लिए अपना प्रॉपर रिवीजन कर सको, अपनी तैयारी को आंक सको। टेस्ट सीरीज के अलावा आपको यह देखना है कि आप देश भर के एस्पिरेंट्स के सामने कहां पर टिकते हैं, क्या रैंक आपकी आ रही है। तो कॉम्बैट में हिस्सा लो। कॉम्बैट में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हु टेक पार्ट इन दिस एवरी संडे। तो उनके मुकाबले आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। अब वैसे आप 21 का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप शायद इतनी मायने रखेगी नहीं, लेकिन अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके लिए स्कॉलरशिप काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो स्कॉलरशिप तो है ही, लेकिन मेन आपको अपनी एग्जाम में रैंक पता चल जाएगी कि आप देश भर में बच्चों के सामने या एस्पिरेंट्स के सामने कहां पर टिक रहे हैं। और याद रखिए कॉम्बैट भी पूरी तरह से फ्री है, आपको केवल महिपाल कोड यूज करके कॉम्बैट को एनरोल करना है। अब क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी जान लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना समय अब सोशल मीडिया जैसी चीजों पर वेस्ट करना बंद कर दो। सोशल मीडिया में काम की चीज 20% 30% आती है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल को उस अनुसार सेटअप कर रखा है कि आप अच्छे पेजेस को फॉलो करते हैं। बाकी अब आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, घर पे कौन केक बना रहा है, कौन डालगोना कॉफी बना रहा है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है ना। 2 महीने बाद भी वो पोस्ट देख लो, वहीं की वहीं मिल जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 महीने के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना लो। केवल अपना टेलीग्राम इस्तेमाल करो जहां पर आपको कुछ नोटिफिकेशंस आते हो इंपॉर्टेंट, और यूट्यूब का इस्तेमाल करो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। स्पेक्यूलेशन करने मत बैठना कि एग्जाम कब होगा, कोविड कितना है, कोविड कितना नहीं है। मैं आपको एक अपना आइडिया बता रहा हूं। इस वक्त केस लोड इंडिया का 3-3.5 लाख के बीच में चल रहा है। डेली 3.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं। तो देखो हमेशा इतने केस नहीं आने वाले हैं। सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ मई तक हमारा जो पीक है वो हिट हो जाएगा। तो अगर केसेस बढ़ेंगे तो भी वो मई के दूसरे हफ्ते तक बढ़ेंगे, उसके बाद नंबर नीचे आना शुरू होगा। तो वो हमेशा वेव ऐसी आती है। फर्स्ट वेव भी तो ऐसी थी, फर्स्ट वेव में नीचे आई थी, फिर अब ये सेकंड वेव आ रही है, राइट। तो ये जो सेकंड वेव है इसका पीक आएगा समवेयर अराउंड सेकंड वीक ऑफ मई। तो अगर ये केस कम नंबर्स नीचे आने शुरू हुए तो मान के चलो कि जून के एंड तक ये नंबर 1 लाख के नीचे आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब नहीं आया तो मेरे पीछे मत पड़ना, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेडिकल नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो खुद इसको वेरीफाई कर लो। बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे न्यूज पोर्टल्स पर, यूट्यूब पर। जितने भी मतलब अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनको फॉलो करना। उन सबका आप यही देखोगे ओपिनियन कि सेकंड वीक ऑफ मई विल बी द पीक इंडिया में, और उसके बाद केसेस नीचे जाएंगे। तो जून के आखिरी हफ्ते तक क्या होगा कि केस लोड डेफिनेटली 1 लाख के नीचे आ जाएगा, और 1 लाख पर डे केसेस के नीचे आएगा तो एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है। क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, सितंबर में फर्स्ट वेव इंडिया में चल रही थी, उस समय भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स ऑर्गेनाइज कराया था, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया था। उस समय दूसरे एग्जाम्स भी हुए थे, नीट वगैरह भी हुए थे। तो ये सारे एग्जाम्स होंगे अगर 1 लाख केसेस के नीचे चला गया। मुझे तो लग रहा है कि जब इलेक्शंस हो सकते हैं 1.5-2 लाख केसेस पर डे पर, तो एग्जाम भी करवाए जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सोच में मत बैठना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा और इसीलिए हम चिल करें बैठकर। ये चिल वाले मोड में मत आना, दिस कैन बी वेरी डेंजरस टू यू। याद रखना मैराथन के आखिरी लैप्स हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इस आखिरी लैप में पथ से भ्रष्ट मत होना। और एक तो टीवी देखना छोड़ दो, अगर कोई अभी भी टीवी देखता है, मुझे लगता है वैसे कोई सीरियस एस्पिरेंट अब टीवी देखता नहीं है। डिबेट्स वगैरह अगर आप देखते हो तो ये सब छोड़ दो, आपके लिए कोई काम के नहीं है टीवी डिबेट्स। और ये ऐसी टॉक्सिसिटी भी फैलती है, तो फालतू के टीवी डिबेट्स को नहीं देखना है। मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं ले रहा, सभी चैनल के डिबेट्स में यही होता है। ऑल यू नीड इज बेसिक इन्फो। तो बेस्ट तरीका यही है कि या तो वेबसाइट पर जाकर न्यूज दिन में एक बार देख लो, अगर आपको ये जानकारी रखनी है कि देश में क्या चल रहा है, तो सारे जो अच्छे न्यूज पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी वेबसाइट विजिट कर लो दिन में एक बार, शाम के समय कर लो कभी। लेकिन ये रात वाले 9 बजे वाले डिबेट देखना बिल्कुल बंद कर दो, दे आर कंप्लीटली अटरली यूजलेस। मॉक टेस्ट में एक चीज मैं ऐड करना भूल गया था।
आप जब मॉक टेस्ट दो ना घर पे, मास्क पहन के बैठना, प्रैक्टिस करो उसकी, क्योंकि 27 जून को अगर एग्जाम हुआ या बाद में भी अगर हुआ तो मास्क पहन के आपको बैठना पड़ेगा। तो ट्राई टू राइट योर एग्जाम विद पेन एंड पेपर, वेयरिंग अ मास्क, और ग्लव्स भी पहन लो। ग्लव्स और मास्क दोनों पहन के पेपर मॉक टेस्ट देना, क्योंकि क्या होगा कि वो उस दिन दोगे तो सांस नहीं आएगी, दिक्कत होगी, अनईजी फील होगा, तो लास्ट डे नहीं कर पाओगे। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, कम से कम 10 पेपर दो मास्क पहन के बैठ के, डबल मास्क पहन के कोशिश करो। हो सकता है यूपीएससी इस बार डबल मास्क पहनने को बोल दे, क्योंकि कोविड इतना फैल रहा है, आपने देखा ही होगा एडवाइजरी डबल मास्क की चल रही है अभी कई जगह। तो डबल मास्क पहन के भी करो, सिंगल मास्क से भी करो, बट वेयर अ मास्क एंड देन प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब अगर कर लिया तो आपको 27 जून को सेंचुरी मारने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेंचुरी होती है 100 रन की, आपको क्या करना है, 100 मार्क्स ही तो लाने कट ऑफ के लिए, लेकिन नहीं, यू हैव टू बी विराट कोहली दैट डे। विराट कोहली की तरह 140, 150, 160 रन लेकर आओ ना, बड़ी सेंचुरी मारो। छोटी सेंचुरी में क्या मजा है, छोटी सेंचुरी तो 6-7 नंबर पर आने वाले लोग भी मार देते हैं। अगर आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन की तरह सेंचुरी मारनी है, 140, 130 का टारगेट रखो, अच्छी बड़ी सेंचुरी मारो, बिकम लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा एंड गो फॉर द बिग सेंचुरी। बाकी अपना मनोबल अच्छे से बनाए रखो, और अगर आपको लगता है कि देश में इस वक्त शासन प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये एग्जाम आपके लिए गोल्डन टिकट है कि आप उस शासन प्रशासन व्यवस्था का हिस्सा बनकर इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। कोशिश करो कि अगर 40 साल 30 साल बाद कोई पैंडेमिक आए तो उसके लिए हमारा देश और बेहतर तरीके से तैयार हो, उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर कोई भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप ऑफिसर बनते हैं। जो एस्पिरेंट्स 2023 और 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त 4 स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। पहला ऑफर ये कि आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शन मिलेगा इन सब्सक्रिप्शंस पर। आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्म भरना है bit.ly वाला, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको फिल कीजिए, बेसिक डिटेल्स भरिए, एजुकेटर कोड महिपाल डालिए, वहां पर आपको कॉल बैक आएगा और आप इस कोर्स को ईएमआई ऑप्शन पर ले सकते हैं। तो आपको हर महीने कुछ एक छोटा अमाउंट पे करना होगा, यू डोंट हैव टू पे द एंटायर कोर्स फी टुगेदर। दूसरा, आपको फ्री किताबें मिलेंगी, 20 किताबें, प्रिंटेड मटेरियल आपको पूरा फ्री मिलेगा, तो आपको कहीं पर जाकर किताबें ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूरा जीएस सिलेबस इसमें कवर्ड होगा। और ये ऑफर केवल आज यानी 28 अप्रैल के लिए है। तीसरा, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत 3 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है, और अगर प्रीलिम्स की डेट एक्सटेंड हो जाती है 22 में, तो तब तक प्रीलिम्स की डेट जब भी होती है, मान लो अगस्त या सितंबर में भी होता है प्रीलिम्स, तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। और चौथा ऑफर ये है कि अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा इन सभी कोर्सेज पर। तो 1 साल का जो कोर्स है वो आपको 44,000 रुपीज में मिलेगा, जिसमें आपको 1 साल नहीं, 1 साल 4 महीने की वैलिडिटी, 10,000 रुपए की फ्री किताबें, और आप चाहें तो यहां पर ईएमआई ऑप्शन में भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिए, प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के कोर्सेज हैं। आइकॉनिक के अंदर आपको एक मेंटोर भी मिलेंगे जो आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। और अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अनअकैडमी पर किस टीचर से कहां पर क्या पढ़ूं, आपको केवल एक बैच ज्वाइन करना है। तो आज यानी 28 अप्रैल से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बायलिंगुअल तीनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो बायलिंगुअल वाला बैच है उसमें आर्ट एंड कल्चर मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आप इन बैचेस को भी देख सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ज्वाइन द बैच। आपको ऑटोमेटिकली सारे सब्जेक्ट सब टीचर पढ़ा देंगे, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां पर जाकर क्या पढ़ूं। हाँ, आप किसी दूसरे टीचर का प्लस कोर्स फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो फ्रीडम आपके पास है। बट अगर आपको एक ही बैच में पढ़ना है तो लगातार आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। सो गो एंड ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म टू चेक आउट लाइव क्लासेस, लाइव एजुकेटर्स। आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा 1 मई को स्टार्ट किया जा रहा है, 8 बजे डेली क्लास होगी, और इस बैच के तहत मैं ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाला हूं। ऑप्शनल के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, और यहां पर भी अगर आप ऑप्शनल प्लस जीएस का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% डिस्काउंट इवन ऑन दिस प्राइस। इन सभी एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।